The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप शो। साल के हर महीने में उतनी ही गाड़ियां चलती हैं, कमोबेश उतने ही एसी चलते हैं, कारखाने भी उतने ही चलते हैं, लेकिन प्रदूषण पर बहस का एक फिक्स टाइम है, ठंड का मौसम, जब दिल्ली में हवा खराब होने लगती है, या यूं कहिए कि हवा खराब दिखने लगती है। अचानक एनजीटी से लेकर अदालत और अदालत से लेकर सरकार इस समस्या पर ध्यान देने लगते हैं, पूरा तंत्र हरकत में नजर आने लगता है और तभी कहीं से मैसेज व्हाट्सएप पर ठेल दिया जाता है, इन्हें सिर्फ हिंदुओं के त्यौहार से दिक्कत है, इसीलिए पटाखे बैन कर रहे हैं, जब होली आएगी तब पानी बचाने की बात करेंगे। प्रदूषण पर होने वाले सालाना हो हल्ले के 2020 वाले संस्करण पर आज बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदूषण कम करने के लिए क्या वाकई काम हो रहा है या सिर्फ लकीर पीटी जा रही है। लेकिन पहले आपको दिखाएंगे दिन का वीडियो। देश भर में प्याज 100 रुपए किलो के करीब बिक रहा है। ढाबे वाले सब्जी में प्याज की जगह पत्ता गोभी डाल रहे हैं। समझ में नहीं आता है, लेकिन आप किचन में जाके देखेंगे तब वहां पे आपको नजर आएगा। लग रहा है कि आने वाले दिनों में प्याज सुनार के यहाँ तोले से मिलेगा। लेकिन फिर हमारे सामने आती हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर की शामगढ़ मंडी की तस्वीरें, जो हमने आपको दिखाई। ट्रैक्टर्स की लंबी कतार है, मंडी में प्याज पड़ा हुआ है। किसानों की शिकायत है कि दुकानदार ग्राहकों से 100 रुपए तक ले रहे हैं, लेकिन उन तक महज 40 रुपए पहुंच रहे हैं, वो भी A1 क्वालिटी, यानी जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का प्याज होता है उसकी। मंडी में सामान्य प्याज 25 से 35 रुपए के भाव पर बिक रहा है प्रति किलो। तो इस पर मंदसौर के किसानों के प्याज के अलावा किसी दूसरी फसल का विकल्प भी नहीं था। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार आकाश चौहान ने मंडी में किसानों से बात की, सुनिए। तो आपका जो प्याज है वो तो दिल्ली में काफी महंगा बिक रहा है। अब काफी महंगा बिक रहा था, यहाँ पर ले तो दाम तो कड़े दाम ही। आपको भाव नहीं मिल रहा है? भाव तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, जैसा ही लेके घर चल जाऊंगा 4-4 दिन तो भी गया आज मार। यहाँ कितना खर्चा हो गया होगा? 2-2 सौ रुपया तो भी जावे। दनुआ नाश्ता तो करनी रोटियां देगा कौन, हमारे तो घर पर कोई है ही कौन। केंद्र सरकार ने जब हंगामे के बावजूद किसानों से जुड़े 3 कानून पास करा के उन्हें कृषि सुधार का नाम दिया, तब दावा किया गया था कि ये कथित सुधार ऐतिहासिक हैं, किसान आजाद हो रहे हैं, अब बिचौलिए किसानों का शोषण नहीं करेंगे। लेकिन मंदसौर के किसानों से सुनिए किस तरह उनके खून पसीने की कमाई बिचौलियों की जेब में जमा हो रही है। किसानों को सर यहाँ पे 30-35 रुपए किलो भाव मिल रहा है, जबकि बाहर दिल्ली जयपुर वहाँ तक तो प्याज 120 बिक रहा है। जो खर्चा आता है क्या इस रेट में पुरता है किसान? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पुरता है। बहुत किसान घाटे में जा रहा है, इससे बिचौली इसमें बहुत फायदे में है और किसान बहुत घाटे में जा रहा है सर। सबसे अच्छा जो प्याज है उसका क्या रेट है? सबसे अच्छा सर यही 40-41 से ऊपर नहीं जा रहा है। वही दिल्ली में क्या भाव है? वही प्याज दिल्ली में सर 120-100 के करीब जा रहा है। अपने कानूनों के बचाव में मोदी सरकार ने कहा था कि अब किसानों पर मंडियों में प्याज या कोई दूसरी फसल बेचने की बाध्यता नहीं रहेगी, उनके पास माल कहीं भी बेचने की आज़ादी होगी। सुनकर लगता था कि इस बार तो किसान को समझ ही नहीं आएगा कि वो अपना माल कहाँ बेचे, इसे बेचे या उसे बेचे, इतने ऑप्शंस होंगे। लेकिन आकाश अपनी खबर में बताते हैं कि किसान अपने ट्रैक्टर लेकर 2-2 दिन शामगढ़ मंडी में पड़े रहते हैं, तब जाकर उनका नंबर आता है। नवंबर का महीना चल रहा है, रात ठंडी होती है, ट्रैक्टर के पास ही रुकना पड़ता है क्योंकि उसमें उनका माल लगा हुआ है। अंत में आपको सुनाते हैं किसान की बात, जो बता रहे हैं कि किसान असल में सरकार से क्या चाहते हैं। सरकार को पॉलिसी इस हिसाब से बनाना चाहिए कि जो भी हम माल लेके आ रहे हैं तो वो माल हमको एक रीजनेबल रेट है, जैसे कि उड़द सोयाबीन में जो रेट बंधा हुआ है 5,400 4,800, वही माल मंडी में हमको मिलना चाहिए। सुना आपने, उचित दाम का निर्धारण। सरकार या सरकार के शुभचिंतक चाहें तो ये कीवर्ड नोट करके रख सकते हैं। ये उसी मंदसौर से आई रिपोर्ट है जहां किसान आंदोलन के दौरान 6 जून 2017 को किसानों पर गोली चली थी और 6 किसानों की मौत हो गई थी।
प्रशासन तय ही नहीं कर पा रहा है अभी भी कि गोली चलने के लिए जिम्मेदार आखिर कौन था। किसानों की शहादत की दुहाई कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेता अपने अपने भाषणों में देते रहे। राहुल गांधी ने वहीं से 2018 में मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव थे उसके लिए कैंपेनिंग शुरू की थी, लेकिन मंदसौर के किसानों की हालत जस की तस है। हम चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 47,638 नए मामले सामने आए और 670 मरीजों की मौत हो गई। 54,157 मरीज ठीक भी हुए। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले हो गए हैं 84,11,724। कुल मौतें हो गई हैं 1,24,985। 15 और 1.25 लाख हो जाएंगे। ठीक हुए जो मरीज हैं उनका कुल आंकड़ा है 77,65,966। दूसरी सुर्खी बनाई हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के उस फैसले ने जिसके तहत स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र के रोजगार में 75% आरक्षण दिया जाएगा। यह घटना वैसे 5 नवंबर की है, लेकिन खबर के महत्व को देखते हुए हमने इसे आज के बुलेटिन में शामिल किया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जो कि सूबे के श्रम मंत्री भी हैं, इन्होंने 5 नवंबर को एक विधेयक पेश किया जिसे सरकार ने अपनी मंजूरी भी दे दी। इसके तहत 50,000 से कम तनख्वाह वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में आवेदन के वक्त 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इस विधेयक में एक व्यवस्था ये भी दी गई है कि कंपनियों को अगर अपनी ज़रूरत के मुताबिक कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो वो बाहर से भी कर्मचारी बुला सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अनुमति मिले ही। सरकार के अधिकारी कंपनी को निर्देश भी दे सकते हैं कि वो स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग करके काबिल बनाएं। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल कानून तब बनेगा जब इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलेगी। इस विधेयक के पक्ष में दलीलें देते हुए दुष्यंत चौटाला ने सुनिए क्या कहा। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी उसके अंदर हमारे युवाओं को 2/3 नहीं 3/4 हमारे युवाओं को हम रोजगार में रिजर्वेशन दे पाएंगे। मेरा ये मानना है कि हरियाणा सरकार ने बड़ी स्टडी करने के बाद, अलग अलग प्रदेशों के एक्ट्स को समझने के बाद, कैसे गुजरात में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्ट पास हुआ है, उसको स्टडी कर एक ऐसा आज बिल लाने का काम किया है जो केवल मात्र आज वाले युवा को नहीं, आज से 5 से 10 साल बाद तक के युवा को एक ताकत देगा। उसको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किलिंग हम भी प्रोवाइड करेंगे कि वो डायरेक्टली अपनी ग्रेजुएशन के बाद, अपने डिप्लोमा के बाद इंडस्ट्री के साथ जुड़कर एम्प्लॉयड। और इसके ऊपर पिछले 1 वर्ष में निरंतर हर सेगमेंट से हमारी चर्चा हुई है, केवल मात्र एम्प्लॉयर्स नहीं, आज हमारे यूनियंस जो हैं लेबर की, उनसे भी चर्चा हुई। तीसरी सुर्खी आई तमिलनाडु से। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष एल मुरुगन समेत सूबे के कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता तमिलनाडु पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए। ये सभी वेल यात्रा निकाल रहे थे जिसके लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। वेल माने भाला होता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु में सरकार चला रही है AIADMK माने जयललिता की पार्टी, दिवंगत जयललिता। मुख्यमंत्री हैं ई पलानीस्वामी। भाजपा AIADMK के साथ है। बावजूद इसके पलानीस्वामी की पुलिस ने मुरुगन को हिरासत में लिया। वैसे ये अचानक नहीं हुआ है। सरकार ने 5 नवंबर को ही मद्रास हाईकोर्ट को सूचना दे दी थी कि चेन्नई से पूरे सूबे में जाने वाली भाजपा की वेल यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी। सूबे के अटॉर्नी जनरल ने इस निर्णय के पीछे कोरोना महामारी का हवाला दिया था। तमिलनाडु सरकार में मंत्री D जयकुमार ने कहा था कि कोरोना की सेकेंड वेव की आशंका है, इसीलिए भाजपा को लोकहित में यात्रा को टाल देना चाहिए। DMK जैसी सूबे की विपक्षी पार्टियां भी यात्रा का विरोध कर रही थी, लेकिन भाजपा ने अपनी यात्रा के लिए भारी भरकम तैयारी को रोका नहीं, आज निकाली भी। सूबे में पार्टी के बड़े नेता H राजा, ये पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं, इन्होंने कहा था कि स्कूल कॉलेज अगर खुल सकते हैं तो यात्रा क्यों नहीं निकल सकती। वेलकट, जैसा कि हमने बताया आपको, भाला होता है, तो वेल यात्रा में एक भाला लेकर निकला जाता है। भाजपा तमिलनाडु के उत्तर में स्थित तिरुत्तनी मंदिर से लेकर दक्षिण में स्थित तिरुचेंदूर मंदिर तक जाना चाहती थी यह यात्रा निकालते हुए। रास्ते में ये भगवान मुरुगन के 4 और मंदिरों पर पहुंचती। मुरुगन कार्तिकेय का एक नाम है।
इस यात्रा से भाजपा सूबे में अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराती और साथ में अपने कोर वोटर को रैली भी करती, ऐसा राजनीतिक पंडितों ने इशारा किया था। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में ठंड के मौसम में प्रदूषण और पटाखों पर बहस, ये दोनों एक साथ बढ़ते हैं। पराली, पब्लिक हेल्थ और धार्मिक आस्था के पहलू भी इस बहस से आकर जुड़ जाते हैं। ये साल दर साल का ट्रेंड बनता जा रहा है, लेकिन इस बार की स्थिति और भी जटिल है क्योंकि हम एक वैश्विक महामारी के बीच जी रहे हैं और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना और प्रदूषण का कॉम्बिनेशन 2 करोड़ दिल्ली वासियों के लिए सबसे ज़्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। वैसे जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हम सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करते हैं, उत्तर भारत के तमाम जो बड़े शहर हैं वहाँ पे प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। चाहें तो आप यूपी के जो बड़े शहर हैं वहाँ के भी AQI निकाल के देख सकते हैं। दिल्ली पे लौटते हैं। राज्य में रोजाना बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के बीच यहाँ संक्रमण की तीसरी लहर की बात कही जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 नवंबर को ही कहा कि दिल्ली जल्द ही कोरोना कैपिटल भी बन सकता है। प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली में 5 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 500 से भी ऊपर गया, जो कि गंभीर की कैटेगरी में माना जाता है। ये AQI 30 दिसंबर 2019 के बाद सबसे ज़्यादा था। ये सब कम नहीं था कि करवा चौथ के मौके पर दिल्ली NCR में पटाखे भी जलाए गए, आपने सुना होगा। अब इन पटाखों के मुद्दों पर हम लौटेंगे, लेकिन इससे पहले आपको प्रदूषण के मसले पर दिल्ली के नागरिक क्या कहते हैं वो एक बार सुन लेना चाहिए। प्रदूषण तो जी बहुत है, चलने में दिक्कत है, आंखों में जलन है। और आप देख ही रहे कि कल चांद भी इतनी लेट दिखाई दिया दिल्ली के अंदर। कहाँ 8:42 का समय था, रात को 9:15 बजे निकला है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण की कमी है, कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है सिस्टम के अंदर, कि जिसके करके यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ चारों तरफ है, बाइक चलाने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, आंखें खुलती नहीं है, और मास्क भी पहन रखा है, ऊपर से शीशा भी डाल रखा है, तो उस वजह से दम भी घुटने लगता है यहाँ पर। कुल मिलाकर ये फेफड़ों के लिए चुनौती भरा समय है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश दिया था और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को चलाने की मंजूरी दी थी। ये ग्रीन क्रैकर्स के बारे में ये माना जाता है, इस तरह के दावे हैं कि वो कम धुआं और आवाज़ करते हैं, लेकिन इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर को एक कदम आगे बढ़ते हुए हर तरह के पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाया है। 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच ये बैन प्रभावी रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी कहा कि पटाखे बेचने या जलाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। सुनिए उन्हें। दिल्ली के अंदर इस बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जितने प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे हैं उन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। केवल और केवल जो ग्रीन क्रैकर हैं उनको भी अलाउ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। और आज से एंटी क्रैकर का अभियान पूरे दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है, जिसमें दुकानों पर जा करके दिल्ली में 11 टीमें DPCC की, सभी SDM और दिल्ली के जितने थानेदार हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनको ये निर्देश दिया गया है कि उसको गारंटी करें। पटाखों पर बैन का फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। मुख्य सचिव, स्वास्थ्य अधिकारियों और सभी DM के साथ दिल्ली में कोरोना की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। त्योहारों के मौसम और प्रदूषण की वजह से दिल्ली में मामले बढ़े हैं, इसीलिए दिल्ली में पटाखे बैन करने और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और ICU बेड्स को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बारे में केजरीवाल ने पहले ही एक वीडियो संदेश के जरिए संकेत दे दिया था, आपने देखा होगा। उन्होंने ये कहा था कि हम पिछले साल की ही तरह इस बार दिवाली मनाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप पटाखे जलाते हैं तो आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेलेंगे। दिल्ली NCR में प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए कमीशन का गठन किया गया है और कमीशन ने शुक्रवार से काम करना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए तमाम लोग काम कर रहे हैं। कई कमीशन हैं, लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि दिल्ली और NCR में स्मॉग ना हो। अब दिवाली के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। वैसे पटाखों पर बैन लगाने वाला दिल्ली अकेला राज्य नहीं है। 6 नवंबर को कर्नाटक इस लिस्ट में जुड़ गया। इससे पहले राजस्थान, उड़ीसा और सिक्किम, पश्चिम बंगाल का भी नाम है, इन्होंने अलग अलग तारीखों के बीच बैन लगाया है। कहीं पर जुर्माने का भी प्रावधान है। वही हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों ने आयातित पटाखों की बिक्री पर बैन लगाया है। हालांकि हरियाणा में गुरुग्राम जिला प्रशासन ने दिवाली की रात 8 से 10 के बीच ग्रीन क्रैकर्स जलाने की इजाज़त दी है।
लोग घरों की बालकनी, छत, आवासीय जगहों, सड़कों व सार्वजनिक जगहों पर ये पटाखे नहीं जला सकते हैं। इसके लिए कुछ जगह निर्धारित की गई हैं। जब राजस्थान, ओडिशा और दूसरी राज्य सरकारों ने बैन्स की घोषणा की तो तमिलनाडु सरकार ने राज्यों से अपील की कि यह फैसला वापस लें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चिट्ठी लिखी और कहा कि तमिलनाडु में पटाखा उद्योग से जुड़े 8 लाख लोगों के रोजगार पर प्रभाव पड़ सकता है अगर बैन प्रभावी रहता है तो। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने उस अर्जी पर सुनवाई की जिसमें कहा गया कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के उपाय पर्याप्त नहीं होंगे अगर पटाखों को इजाजत दी गई। इसके बाद एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड सीपीसीबी, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को नोटिस भेजा था। एनजीटी ने इस नोटिस में पूछा था कि क्या लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच पटाखे बैन किए जा सकते हैं। अब सुनने में लगता है कि यह फैसला बड़ा आसान होना चाहिए, जान का मसला है तो पटाखे क्यों न बैन किए जाएं। लेकिन राज्यों के लिए पटाखों को पूरी तरह बैन करना एक दूसरी तरह की समस्या बनता है जब ये कहा जाता है कि इसके पीछे हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करने की तैयारी है। ये पता नहीं किस तरह की कुबुद्धि है, क्योंकि कौन से हिंदू और कौन से त्यौहार बचेंगे अगर प्रदूषण होगा। प्रदूषण तो सब पर बराबरी से असर करता है। 4 नवंबर को एनजीटी ने इस बात पर ध्यान दिया कि ओडिशा और राजस्थान ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। इसके बाद 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस भेजे गए कि क्या ओडिशा और राजस्थान की ही तर्ज पर पटाखों पर बैन लगाया जा सकता है। 5 नवंबर को एनजीटी ने पटाखों पर बैन का अपना फैसला 9 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया। दिल्ली में पटाखों पर बैन लगने से पहले कई पटाखा विक्रेता थोक में पटाखे खरीद लाए थे। अब कई विक्रेता नुकसान के डर से फैसले को वापस लेने की अपील कर रहे हैं। सुनिए एक पटाखा विक्रेता की बात। सर, मैं कहता हूँ इसमें गरीब और अमीर का सवाल नहीं है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख का सवाल नहीं है, इंसानियत का सवाल है कि आप लोग हमें लाइसेंस देते ही क्यों, ये नाटकबाजी क्यों करते हो हमारे साथ हमेशा। 2018 में भी आपने ऐसे ही किया और आज 2020 में भी वही कहानी दोहरा रहे हो। आप क्या चाहते हो? घर घर में उग्रवादी पैदा हो, चोर पैदा हो, डाकू पैदा हो? आप क्या चाहती है गवर्नमेंट हमारे से? मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग आपका गुस्सा जायज है। आप लोग हमें बिजनेस करने दें या घर पे बिठा दे, ताले लगवा दे दुकानों में, क्योंकि 6 महीने हो गए हमें घर पे बैठे कोरोना वायरस की वजह से। जब पटाखों पर बैन लगाने की बात होती है तो फेफड़ों पर आस्था हावी हो जाती है, जैसा हम जानते हैं, आपको बताते रहते हैं। सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि इससे हिंदू त्योहारों को टारगेट किया जाता है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत नहीं कर पाई, इलेक्ट्रिक बस नहीं खरीद पाई, सड़क पर धूल खत्म नहीं कर पाई, तो इस तरह के अस्थायी कदम उठा रही है। अब इस पूरी बहस में पटाखे सिर्फ एक पहलू हैं। हम बीते कुछ समय से पंजाब, हरियाणा में किसानों की तरफ से पराली जलाने की तस्वीरें देख रहे हैं। वैसे पराली उत्तर प्रदेश में भी जलाई जाती है, दिल्ली के जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ पे भी जलाई जाती है। जब पटाखों का समर्थन किया जाता है तो अक्सर कहा जाता है कि किसानों को पराली जलाने से क्यों नहीं रोका जाता। ये बात कह तो दी जाती है, लेकिन किसानों को इसका कोई स्थायी समाधान सरकारों ने अब तक दिया नहीं है, और दिया है तो वो बहुत सुलभ नहीं है, जबकि ये हर साल की समस्या है। समाधान तो दूर की बात है, यूपी के सहारनपुर में 6 किसानों को पराली जलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ किसान जिम्मेदार हैं? प्रदूषण फैलाने के असली जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? वैसे ये असली जिम्मेदार कौन है, उन्होंने बहुत तफसील से बताया नहीं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इसकी निंदा करते हुए कहा कि मेरी सभी सरकारों से अपील है कि गरीब किसानों को सताया न जाए। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक घोल बनाया है जिसके छिड़कने से 20 दिन में पराली खाद बन जाती है। हमने इस साल सारी दिल्ली के खेतों में फ्री में इस घोल का छिड़काव किया, बहुत बढ़िया नतीजे आए। घोल बहुत सस्ता है, अरविंद केजरीवाल के ये शब्द हैं। इस घोल को आप भी सभी किसानों को मुफ्त दीजिए, वो कभी पराली नहीं जलाएंगे। किसान हमारा अन्नदाता है, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। कितने सुंदर शब्द हैं, यही इस सारी सिचुएशन को ट्रिकी बना देता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पूसा बायो डीकंपोजर के प्रभाव की समीक्षा के लिए 15 सदस्यीय एक समिति बनाई गई है। पराली जलाने में पंजाब के किसानों का भी खूब नाम लिया जाता है। इसी सूबे के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने सलाह दी है कि किसान पराली जलाने के बजाय उसका इस्तेमाल फर्नीचर में कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने ऐसे सैंपल बनाकर दिखाए भी हैं।
लेकिन ऐसे समाधान फिलहाल किसानों के लिए उतने सुलभ नहीं हैं। क्या दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ प्रदूषण की इकलौती वजह पराली जलाना ही है, जैसा कि साबित करने की कोशिश की जाती है कई बार? थोड़ा पीछे जाकर अगर आप डेटा देखेंगे तो दिल्ली में रविवार 1 नवंबर को प्रदूषण में पराली का हिस्सा 40% रहा, लेकिन पराली को ही दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी वजहें, प्रदूषण की बहुत सारी वजहें शहर के भीतर मौजूद हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुए दिल्ली सरकार ने गाड़ियों का प्रदूषण कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इस अभियान का शुभारंभ किया था। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शहर के नए इंडस्ट्रियल इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल सर्विस और हाईटेक इंडस्ट्रीज़ को इजाज़त मिलेगी ताकि प्रदूषण को कंट्रोल में रखा जा सके। शो की शुरुआत में हमने कहा था कि दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण अब हर साल की ठंड का ट्रेंड बन गया है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदूषण एक स्थायी समस्या है जिसका संबंध पूरे देश से है। IQ एयर की तरफ से मार्च 2020 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 सिर्फ भारत में ही हैं। इनमें से 1 ही दिल्ली है, 5 दूसरे हैं। इसीलिए जब समस्या दिखती है तब इस मुद्दे पर चर्चा होती है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। सब कुछ पहले जैसा ना हो जाए और जैसा चल रहा था वैसा ही ना चलता रहे, इसलिए ज़रूरी है कि आप जागरूक हों और इसी मकसद के साथ हम ये बुलेटिन रोज़ बनाते हैं, आपके सामने पेश करते हैं। इसमें किस तरह के सुधार की गुंजाइश आपको लगती है, क्या नई चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार के रोज़, तब तक के लिए नमस्ते। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।